अगर आज दुनिया का नक्शा देखें तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर साफ नजर आते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका हमेशा अटलांटिक महासागर के आर पार एक दूसरे को घूरते रहे हैं? आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे असल में भूगोल के कुछ अध्याय और अकादमिक नोट्स हैं। और ये सब एक ही कहानी बताते हैं कि हमारे पृथ्वी की सतह कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी गति से चल रही फिल्म है। बिल्कुल। और इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही सीधे साधे अवलोकन से शुरू होती है। अगर अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के नक्शे को देखें, खासकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को, तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी पहेली के दो टुकड़े हैं जिन्हें किसी ने बस तोड़कर अलग कर दिया हो। हाँ, ये तो स्कूल में भी कई बार सुना है, एक जिक्सॉ पजल जैसा। लेकिन ये ख्याल आया किसे था सबसे पहले? ये तो काफी जाहिर सी बात लगती है। पर इसे गंभीरता से कहने के लिए हिम्मत चाहिए थी। ये विचार वैसे नया नहीं है। 1596 में ही एक डच मानचित्रकार थे, अब्राहम ऑर्टेलियस, उन्होंने ये संभावना जताई थी। लेकिन तब ये सिर्फ एक दिलचस्प ख्याल था। इसे एक ख्याल से निकालकर विज्ञान की दुनिया में लाने का सफर बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी सफर को समझते हैं। आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे इस एक अवलोकन ने हमारे ग्रह को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस विचार को एक पूरी थ्योरी में बदलने की कोशिश किसने की? और जहां तक मुझे नोट से समझ आ रहा है, ये काम एक ऐसे इंसान ने किया जो भूवैज्ञानिक था भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। इस विचार को असल में एक थ्योरी का रूप दिया जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने। 1912 में उन्होंने दुनिया के सामने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रखी। एक मौसम विज्ञानी का भूविज्ञान के सबसे बड़े सवालों में हाथ डालना, वो भी उस समय में, अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक विशाल भूखंड, मतलब सारे महाद्वीप एक ही जगह पर चिपके हुए थे। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। वेगनर ने कहा कि आज से करोड़ों साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा थे। वेगनर ने इस विशाल महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया, जिसका ग्रीक में मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। और इस पेंजिया को घेरे हुए जो इकलौता विशाल महासागर था, उसे उन्होंने पेंथलासा कहा, मतलब जल ही जल। पेंजिया और पेंथलासा, तो फिर आज की दुनिया कैसे बनी? वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया में दरार पड़नी शुरू हुई। ये पहले 2 बड़े हिस्सों में बटा, उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये हिस्से भी टूटते गए और खिसक खिसक कर आज की अपनी जगहों पर पहुंच गए। ये तो बहुत बड़ा दावा था। तो वेगनर के पास सिर्फ ये जिक्सॉ फिट वाला आइडिया था, या फिर उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी थे? क्योंकि सिर्फ एक सबूत से तो विज्ञान की दुनिया मानती नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से वेगनर की एक तरह से भूवैज्ञानिक जासूसी शुरू होती है। उन्होंने सिर्फ नक्शों को नहीं, बल्कि चट्टानों, जीवाश्मों और यहां तक कि प्राचीन मौसम को भी अपनी दलील का हिस्सा बनाया। उनका पहला सबूत तो वही था, महाद्वीपों में साम्य था, द जिक्सॉ फिट। लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह तो सिर्फ एक संयोग हो सकता है। तो उन्हें और मजबूत कुछ चाहिए था। हाँ, तो उन्होंने चट्टानों को देखा। उन्होंने पाया कि ब्राजील के तट की 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें और पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानें एक ही कहानी कह रही थी, जैसे एक ही हार के 2 टूटे हुए हिस्से हों। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चला कि उनकी उम्र और उनकी बनावट वो एक जैसी हैं। ये अब सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक भूवैज्ञानिक फिंगरप्रिंट था। ये तो वाकई मजबूत सबूत है, जैसे एक ही जगह पर बनी चट्टानों को तोड़कर अलग कर दिया गया हो। और जीवाश्मों के बारे में क्या? मैंने सुना है उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया था। हाँ, जीवाश्मों का वितरण उनका तीसरा बड़ा सबूत था। मेसोसारस नाम का एक छोटा रेंगने वाला जीव था। उसकी जीवाश्म केवल 2 जगहों पर मिलते हैं, एक दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत और दूसरा ब्राजील का इरावर शेल समूह है। और ये जीव सिर्फ मीठे या खारे पानी में रह सकता था। 1 मिनट, लेकिन इन दोनों जगहों के बीच तो आज 4800 किलोमीटर चौड़ा अटलांटिक महासागर है। वो तैरकर तो नहीं गया होगा? तो क्या ये नहीं हो सकता कि ऐसे जीव अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हों? मैं बस एक आलोचक की तरह सोच रही हूँ। ये एक वाजिब सवाल है और उस समय ये सवाल उठाया भी गया था। लेकिन मेसोसारस जैसे जटिल जीव का 2 अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही तरह से विकसित होना वो लगभग असंभव है। और जीवाश्म रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये जीव एक ही समय में मौजूद थे। इसलिए सबसे सरल और तार्किक व्याख्या यही है कि ये जगहें तब जुड़ी हुई थीं और ये जीव एक ही झील या नदी के किनारे रहते थे। कमाल है। नक्शे, चट्टाने और अब जीवाश्म। ऐसा लगता है कि वेगनर ने हर तरफ से अपनी दलील को मजबूत कर लिया था। क्या उनके पास और भी कुछ था? हाँ, उनका चौथा और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत प्राचीन जलवायु से जुड़ा है। टिलेट नाम की अवसादी चट्टानें होती हैं जो ग्लेशियर यानी हिमनतों के जमाव से बनती हैं।
ऐसी चट्टानें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में पाई गई हैं। लेकिन ये तो आज गर्म इलाके हैं। भारत के गोंडवाना क्षेत्र में ग्लेशियर, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है। ये तभी संभव है जब ये सभी भूखंड कभी एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित थे, जहां बर्फबारी हो सकती थी। वैगनर ने दिखाया कि अगर इन महाद्वीपों को वापस गोंडवाना लैंड के रूप में जोड़ दिया जाए तो ये सभी बर्फीले निशान दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर एक साथ फिट हो जाते हैं। ये तो कमाल है। इतने सारे सबूत, नक्शे, चट्टानें, जीवाश्म, यहाँ तक कि प्राचीन बर्फ के निशान। मुझे तो लग रहा है कि वैगनर रातों रात हीरो बन गए होंगे। उनकी थ्योरी को हाथों हाथ लिया गया होगा। लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है। इतने मजबूत केस के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय ने वैगनर और उनके सिद्धांत को लगभग खारिज कर दिया। दशकों तक उनकी थ्योरी को एक अच्छी लेकिन अधूरी कहानी माना गया। लेकिन क्यों, जब सबूत इतने साफ थे? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं था। वैज्ञानिक समुदाय ने उनसे पूछा, ठीक है वैगनर, हम मान लेते हैं कि महाद्वीप खिसके, लेकिन उन्हें खिसकाया किसने? वो कौन सी शक्ति है जो भारत जैसे विशाल भूखंड को हजारों किलोमीटर तक धकेल सकती है? और उनके पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कोशिश की। उन्होंने 2 बलों का सुझाव दिया। एक था पोलर फ्लीइंग बल, जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है, और दूसरा था ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पैदा होता है। लेकिन उस समय के भौतिकविदों ने गणना की और बताया कि ये इतने विशाल महाद्वीपों को हिलाने के लिए लाखों गुना कमजोर थे। ये ऐसा था जैसे कोई फूंक मारकर एक जहाज को चलाने की कोशिश कर रहा हो, और इसी एक कमी ने उनके पूरे सिद्धांत पर पानी फेर दिया। तो ये पहेली का खोया हुआ टुकड़ा क्या था? वो कौन सी शक्ति थी जो महाद्वीपों को हिला रही थी? वैगनर तो इसका जवाब खोज नहीं पाए। वो नहीं खोज पाए क्योंकि जवाब जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपा था। और उस गहराई को देखने की तकनीक हमारे पास दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही आई। जब पनडुब्बियों के लिए सोनार तकनीक का विकास हुआ तो पहली बार इंसानों ने महासागरों के तल का विस्तृत नक्शा बनाना शुरू किया। और उन्हें वहां क्या मिला? उन्हें एक पूरी नई दुनिया मिली। पता चला कि समुद्र का तल समतल मैदान नहीं है जैसा पहले सोचा जाता था। वहां पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशनिक रिजेस कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर के ठीक बीच से गुजरती हैं। साथ ही महाद्वीपों के किनारों पर बहुत गहरी खाइयां भी मिली, जिन्हें ट्रेंच कहते हैं। और इन कटकों में क्या खास था? वैज्ञानिकों ने पाया कि इन मध्य महासागरीय कटकों पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और नया मैग्मा या लावा बाहर आ रहा था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। तो 1961 में हैरी हेज नाम के एक भूविज्ञानिक ने इन सभी जानकारियों के आधार पर सागरीय अधस्तल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की परिकल्पना दी। सागरीय अधस्थल विस्तार, इसका मतलब है समुद्र का फर्श फैल रहा है। बिल्कुल। हेज ने कहा कि इन कटकों पर लगातार नया लावा निकल रहा है, जो ठंडा होकर नई समुद्री परत बना रहा है, और ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ धकेल रही है। आप इसे कन्वेयर बेल्ट की तरह समझ सकती हैं, जो बीच से बन रही है और दोनों तरफ खिसक रही है। और अगर एक जगह नई परत बन रही है तो कहीं ना कहीं पुरानी परत नष्ट भी हो रही होगी। हेज ने बताया कि ये विनाश उन गहरी खाइयों में होता है जहां समुद्री परत वापस पृथ्वी के मैंटल में समा जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महासागर खुद महाद्वीपों को धकेल रहे हैं। यही वो इंजन था जिसे वैगनर ढूंढ रहे थे। ठीक समझे। महाद्वीप खुद नहीं चल रहे थे, वे तो बस इस विशाल कन्वेयर बेल्ट पर सवार थे। इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया, और 1967 तक मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन जैसे वैज्ञानिकों ने इन सभी विचारों, महाद्वीपीय विस्थापन और सागरीय अधस्तल विस्तार को मिलाकर एक संपूर्ण सिद्धांत पेश किया, जिसे आज हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है। तो ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है? ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत, जिसे स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक साबुत गोला नहीं है, बल्कि ये 7 मुख्य और कई छोटी छोटी ठोस प्लेटों में टूटी हुई है, जैसे अंडे का छिलका चटक गया हो। महाद्वीप और महासागर दोनों इन्हीं प्लेटों के हिस्से हैं। और ये प्लेटें तैर रही हैं? हाँ, आप कह सकती हैं। ये प्लेटें नीचे मौजूद गर्म और नरम मैंटल की एक परत पर तैर रही हैं, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे शहद की एक मोटी परत के ऊपर बिस्किट के टुकड़े तैर रहे हों। नीचे का शहद धीरे धीरे बहता है और ऊपर के बिस्किट उसके साथ खिसकते हैं। हमारी प्लेटें भी ठीक वैसे ही पृथ्वी के गर्म मैंटल में चलने वाली समान धाराओं के कारण बहुत धीमी गति से चल रही हैं। अच्छा, तो ये प्लेटें कैसे चलती हैं? क्या वो एक दूसरे से टकराती हैं या दूर जाती हैं? दोनों होता है। इन प्लेटों की सीमाएं 3 तरह की होती हैं, जो पृथ्वी पर होने वाली लगभग सभी भूवैज्ञानिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। पहली है अपसारी सीमा, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री,
जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां नया लावा निकलकर नई जमीन बना रहा है और अटलांटिक महासागर को हर साल कुछ इंच चौड़ा कर रहा है। तो एक तरफ प्लेटें दूर जा रही हैं, जैसे कि जमीन फट रही हो, लेकिन अगर कहीं जमीन बन रही है तो कहीं उसे हटना भी तो पड़ेगा। क्या होता है जब ये तैरती हुई प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं? बिल्कुल सही सवाल। और इसी टकराव से पृथ्वी की सबसे शानदार संरचनाएं बनती हैं। इसे हम अभिसरण सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, जैसे कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो कोई भी नीचे नहीं धंसती। उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये एक बहुत धीमी गति से होने वाली कार दुर्घटना जैसा है। और इसी टकराव से पिछले 5 करोड़ सालों में हिमालय जैसे विशाल वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो अगली बार जब कोई कहे कि उनका प्यार पहाड़ हिला सकता है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट ये काम पिछले 5 करोड़ सालों से कर रही है, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। और तीसरी तरह की सीमा कौन सी है? तीसरी है रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें न तो टकराती हैं और न ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर अगल बगल से खिसकती हैं, जैसे दो गाड़ियां एक दूसरे से रगड़ खाती हुई निकल जाएं। इन सीमाओं पर बहुत तनाव पैदा होता है, और जब यह तनाव अचानक छूटता है तो विनाशकारी भूकंप आते हैं। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एक कुख्यात उदाहरण है। तो एक साधारण नक्शे के अवलोकन से शुरू होकर हम एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंचे जो न केवल महाद्वीपों की स्थिति, बल्कि ज्वालामुखी, भूकंप और हिमालय जैसे विशाल पर्वतों के निर्माण को भी एक ही झटके में समझा देता है। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक खोजें एक दूसरे पर आधारित होती हैं। वेगनर की परिकल्पना अधूरी थी क्योंकि उनके पास महासागरों का डेटा नहीं था, पर उन्होंने सही सवाल पूछे। वे अपने समय से बहुत आगे थे। उन सवालों ने बाद की पीढ़ियों को जवाब खोजने के लिए प्रेरित किया, और अंत में एक संपूर्ण सिद्धांत सामने आया जिसने भूविज्ञान में क्रांति ला दी। और स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया आज भी उतनी ही सक्रिय है। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो एक स्थायी जगह नहीं है, बल्कि एक बेहद धीमी गति से चल रही फिल्म है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अजीब है। बिल्कुल, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर हम समय में लाखों साल आगे जा सकें तो दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये प्लेटें कहाँ जा रही होंगी? क्या कोई नया पेंजिया बन रहा होगा? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।